हेलो नमस्कार दोस्तों, अर्शशाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम हमारे इस चैनल पर एक डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम हाल ही में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनके बारे में चर्चा किया करेंगे और ये समझेंगे कि क्यों वो घटना महत्वपूर्ण है और अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा में उससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस एनालिसिस का मकसद सिर्फ आपको न्यूज़ बताना ही नहीं, बल्कि उसका गहराई से विश्लेषण करना है, उससे संबंधित ऐतिहासिक जानकारी के बारे में चर्चा करना है और ये भी देखना है कि उस खबर से देश और दुनिया पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है और साथ ही में अगर हम एसएससी, यूपीएससी या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वह न्यूज़ कैसे इम्पोर्टेंट हो सकती है और उससे रिलेटेड कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हम रोज़ के 15 करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा किया करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, उसमें हमसे पूछा गया है जिला खनिज फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में। जिला खनिज फाउंडेशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दिए हुए हैं और इन ऑप्शंस में से हमको देख के बताना है कि कौन-सा सही उत्तर होगा। तो अगर डीएमएफ या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में बात करें, तो यह एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो खनन से संबंधित एरियाज होते हैं और खनन से संबंधित इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो काम होता है, वह उन लोगों के लिए और उन क्षेत्रों के बेनिफिट के लिए कार्य करना होता है, जो खनन संबंधी एक्टिविटीज से प्रभावित होते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी और इसका जो संचालन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक मंत्रालय है, खनन मंत्रालय है, जो इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के संचालन का कार्य करता है और इस डीएमएफ का जो कार्य होता है, वह होता है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन उस क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, PMKKKY, PMKKY और इसका जो कार्य क्षेत्र है, वह 23 राज्यों में, जहाँ पे अधिकतर खनन से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं, वहाँ पे 645 जिलों में स्थित मुख्यालयों के माध्यम से होता है। तो इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या-क्या निकल के आई कि वर्ष 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसका संचालन होता है, PMKKY योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के संचालन इन्हीं डीएमएफ के माध्यम से होता है। अभी वर्तमान में ये 23 राज्यों में 645 जिलों के माध्यम से यह फाउंडेशन कार्य कर रही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कौन-सा है देखते हैं। अगला प्रश्न है बायोसारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव से संबंधित। तो बायोसारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमको देखना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब देखो, ये जो बायोसारथी मेंटरशिप इनिशिएटिव है, ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है, जिसमें बायोटेक स्टार्टअप, बायोटेक के क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप को मदद करना और उनको मेंटरशिप प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। तो बायोटेक के क्षेत्र से संबंधित जितनी भी स्टार्टअप्स हैं, वो इस मेंटरशिप इनिशिएटिव से लाभान्वित होंगी। तो अब ये जो है, इसमें एक चीज हमको ये देखना है कि हमारे देश की जो बायोटेक प्रोडक्ट्स हैं या बायोटेक की इकोनॉमी है, वो पिछले कुछ वर्षों में, वर्ष 2014 में
10 बिलियन डॉलर के आसपास थी और वर्तमान में लगभग 165 बिलियन डॉलर के आसपास हो गई है। और बायोटेक के जो स्टार्टअप की जो संख्या है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, जो आज से लगभग 10-12 साल पहले 50 से 100 तक सीमित थे और वर्तमान में 10,000 से अधिक बायोटेक के स्टार्टअप हमारे देश में कार्यरत हैं। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टार्टअप प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है और बायोटेक के स्टार्टअप को काफ़ी ज़्यादा इसकी मदद मिलने वाली है। अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इस मिनिस्ट्री का मुख्य कार्य हमारे देश में जो विज्ञान से संबंधित कार्य होते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य होते हैं, जो अनुसंधान होता है, जो रिसर्च होता है, उसके वो सब इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि बात करें तो इसरो इसी मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है और इसके जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यह मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल हाईवेज इंफ्रा फंड NHIT की फंड रेजिंग से संबंधित है। तो नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट ने अपने चौथे राउंड की फंड रेजिंग में कितनी राशि जुटाई है, ये हमको हमारे उत्तर में ज्ञात करना है। तो पहले बात कर लेते हैं NHIT के बारे में। तो NHIT जो है NHAI के तहत कार्यरत एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। NHAI क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। इसके बारे में मुख्यतः हम लोग जानते हैं, जो हमारे देश में मेनली जितने भी राज्य मार्ग होते हैं, राजमार्ग होते हैं, हाईवेज होते हैं, उसके निर्माण की एक प्रमुख सरकारी एजेंसी NHAI है। तो अब NHAI को क्या होता है, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी बड़ी धनराशि की ज़रूरत होती है। तो उसी धनराशि को जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका होता है, एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये जो है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कैसे कार्य करती है उसके बारे में जान लेते हैं। यह एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड होता है या फिर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है, जिसमें काफ़ी सारे व्यक्ति या फिर इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और यह एक म्यूचुअल फंड की तरह कार्य करती है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, काफ़ी सारे व्यक्ति अपना पैसा एक कॉमन पूल में डालते हैं और उस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के तहत वो पैसा इन्वेस्ट होता है और उससे आगे आने वाले समय में जो भी लाभ होता है वह सभी इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। तो मोटे-मोटे तौर पे जो NHIT भी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 2020 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सभी व्यक्तियों से या फिर इंस्टीट्यूशंस से पैसे एकत्रित करना है और उन जो धनराशि इकट्ठी हुई है उसका इस्तेमाल NHAI के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। अब फिर होता क्या है कि इन जो NVITs हैं या फिर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वह अपने जो टोल होते हैं, टोल बूथ होते हैं, रेंट होते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, उनको डिविडेंड मिलता है, ये सब उनकी इनकम के स्रोत होते हैं। तो अब चूंकि ये एक म्यूचुअल फंड की तरह कार्य कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो जो NVITs हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, वह भी, या फिर इसको ऐसे बोल देना चाहिए, NVITs इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, वह भी सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। और यह सेबी का एक नियम है कि जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, वह अपनी आय का लगभग 90% अपने इन्वेस्टर्स को प्रदान करें। जो भी उन्होंने एक वर्ष में या एक नियत अवधि में जो भी इनकम मिली है उनको, जो लाभ अर्जित किया है, उसका 90% वापस उनको उनके इन्वेस्टर्स को देना है।
तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि NHAI के तहत ये NHIT एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य NHAI के प्रोजेक्ट्स के लिए धनराशि उपलब्ध कराना है। इसमें कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं। वर्ष 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह एक म्यूचुअल फंड के तौर पे कार्य करता है और यह एक NVIT है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और इसका रेगुलेशन सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी का जो रेगुलेशन है वो यह मैंडेट करता है कि कम से कम 90% धनराशि इसकी अपने इन्वेस्टर्स के पास जाए। तो हाल ही में एक फंड रेजिंग राउंड हुआ था, जो चौथे नंबर का फंड रेजिंग राउंड था 2020 के बाद नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का, और उसमें उसने ऑप्शन नंबर सी 18,380 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई है। चलिए आगे चलते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नए मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में एक दिशा निर्देश दिए हुए हैं, मार्गदर्शन दिया हुआ है। तो ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। WHO के नए मानसिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अब देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मानसिक स्वास्थ्य की नीति के लिए नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो होता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता है, उसमें मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल करने का मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल करना उसका मुख्य उद्देश्य है। तो WHO की गाइडलाइंस के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की लिस्ट में मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को शामिल करना एक नया गाइडलाइन के रूप में सामने आया है। तो अब यह इसलिए ज़रूरी है कि कुछ देशों में मानसिक स्वास्थ्य या काफ़ी ज़्यादा बड़े हिस्से में मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय बनता जा रहा है, जिसमें 90% लोग जो मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं, बिना उपचार के ही रह जाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर न्यूनतम सार्वजनिक खर्च होता है, मतलब सरकार का भी जो एक्सपेंडिचर होता है, वह काफ़ी कम होता है। तो WHO ने ये नए गाइडलाइन जारी किए हैं। और आगे चलते हैं। संसद की सार्वजनिक लेखा समिति की समीक्षा। अब देखो, अब जो संसद की सार्वजनिक लेखा समिति है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, संसद की विभिन्न समितियां होती है, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है सार्वजनिक लेखा समिति या फिर पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा की है, किसका रिव्यू किया है? तो जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या आम भाषा में जिसे हम लगभग रोज सुनते हैं वह है GST। तो हमारी जो संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसने हाल ही में GST से संबंधित एक रिव्यू किया है, जिसमें जो कुछ मुख्य बातें सामने निकल के आई हैं वह है कि GST को MSME तक, MSME इंडस्ट्री है उसको और कैसे इससे लाभ पहुंचाया जाए GST के विभिन्न नियमों के द्वारा। निर्यातकों के लिए इनपुट टैक्स में जो क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसमें उनको कैसे और ज़्यादा छूट मिले। और एक और इनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट निकल के आया है वह है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के से संबंध में। तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे 28% का GST लगाया गया है, क्योंकि अभी तक ये जो ऑनलाइन गेमिंग का क्षेत्र था वह GST के दायरे में नहीं आ रहा था और इस पे कोई कर वसूल नहीं किया जा रहा था। तो GST की जो सबसे अधिक दर है हमारे देश में 28% की, वह ऑनलाइन गेमिंग के ट्रांजैक्शंस पे लगाई गई है, क्योंकि काफ़ी समय से सरकार को ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में कर चोरी की शिकायतें मिल रही थी। तो यह एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सामने आया है दोस्तों। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माता कर्मा की 1009वीं जयंती। तो अब
डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया है माता कर्मा की 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में। यह माता कर्मा एक भक्ति काल की काफी ज्यादा प्रसिद्ध संत थीं, जो जगन्नाथपुरी में भगवान का मंदिर है, वहां पे सबसे पहले खिचड़ी का प्रसाद माता कर्मा के द्वारा ही अर्पित किया जाता था। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। तो और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ सबसे पहले माता कर्मा के हाथों से ही खिचड़ी का प्रसाद स्वीकार करते थे और अभी भी करते हैं। तो यह एक साहू तेली समुदाय की एक भक्ति संत थी, और और इन्होंने समाज सुधार के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए थे उस समय, जिसमें छुआछूत शामिल है, रूढ़िवादिता से लड़ने के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इनके प्रयास सराहनीय थे उस वक्त पे। आगे चलते हैं। हाँ, तो किसका विमोचन किया है? तो डाक टिकट का विमोचन किया है। आगे चलते हैं। अब यूक्लिड टेलीस्कोप से संबंधित एक प्रश्न आया है हमारे सामने। यूक्लिड टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह एक यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है। यूरोपीय अंतरिक्ष की जो एजेंसी है, उसका एक मिशन है, जिसके तहत यूक्लिड टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब ये जो है यूक्लिड टेलीस्कोप यूनिवर्स का पिछले 10 बिलियन सालों में जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में स्टडी करेगा, और हमारी आकाश गंगाओं की विभिन्न 3D मैप, 3D वाली तस्वीरें भेजेगा, और इसको हमारी अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर, मतलब लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित किया गया है। इसकी स्थापना की गई है, और अभी तक इसने 26 मिलियन फोटो, 2.56 मिलियन फोटोग्राफ्स विभिन्न आकाशगंगाओं के हमारी पृथ्वी तक भेज दिए हैं। और यह कब भेजा गया था? वर्ष 2023 में भेजा गया था। और इस टेलीस्कोप का उद्देश्य हमारे ब्रह्मांड का 3D मानचित्र बनाना है, और पिछले लगभग 10 बिलियन वर्षों के अंतराल में इसका इवोल्यूशन कैसा है, इसका अध्ययन करने में इसके माध्यम से सहायता मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वदेशी MRI स्कैनर। तो स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह स्थापना की गई है एम्स नई दिल्ली में। तो भारत ने, मतलब हमारे देश ने, अपने पहले स्वदेशी 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन यानी कि MRI मशीन को विकसित किया है। इससे पहले MRI मशीन हमारे देश में सिर्फ आयात होती थी। तो अब 1.5 टेस्ला के पावर वाले MRI मशीन का हमारे देश में निर्माण किया गया है, और इसे वर्तमान में एम्स दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो निर्माण है, यह जो डेवलपमेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा, और सीडेक, सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी प्लस सीडेक के द्वारा किया गया है। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? एम्स दिल्ली में की गई है। सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एंड MEIT यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आगे चलते हैं। एबल पुरस्कार से संबंधित है यह प्रश्न हमारा। अब देखो, एबेल पुरस्कार जो है वह मैथमेटिक्स के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी
जाना जाता है। तो अब इसको किसने जीता है? इसको हाल ही में एबल पुरस्कार है वह मासाकी काशिवारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि जापान के एक मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने इस वर्ष का एबल पुरस्कार प्राप्त किया है। अब एबल पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है और यह मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में कार्य करने वाले गणितज्ञों को दिया जाता है और इसका जो नाम है वह नील हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। नील हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। और किसने की है? नॉर्वे की गवर्नमेंट ने की है। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने इस पुरस्कार की स्थापना की गई है और हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें लगभग 7.5 मिलियन नॉर्वे की जो मुद्रा है, नॉर्वे की मुद्रा इस पुरस्कार में दी जाती है। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? वो है क्रोन, नॉर्वेजियन क्रोन। 7.5 मिलियन हर वर्ष दिए जाते हैं जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है। वर्ष 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, T800 कार्बन फाइबर परियोजना के बारे में ये प्रश्न है। तो T8 कार्बन फाइबर परियोजना बंद क्यों कर दी गई? तो अब देखिए, यह एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये परियोजना बंद क्यों कर दी गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लगातार देरी के कारण। अब T800 कार्बन फाइबर परियोजना क्या थी? तो अब देखिए, हमारे देश की जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बात की थी, उस कमेटी ने संसद में ये सूचना दी है कि T800 कार्बन फाइबर परियोजना वर्ष 2019 में बंद कर दी गई है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी, जब एक MOU साइन किया गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और NAL के बीच में, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बीच में। तो जो नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि कार्बन फाइबर की सप्लाई इस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को की जाए। जो कार्बन फाइबर होता है वह एक ऐसा तत्व होता है जो काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो विभिन्न स्पेस क्राफ्ट में और कुछ कुछ एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसक्राफ्ट में जब भी कोई अंतरिक्ष से संबंधित मिशन जाता है, तो वैज्ञानिकों का हमेशा यह उद्देश्य रहता है कि वजन कम से कम हो, साथ ही मजबूती ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कार्बन फाइबर का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, लेकिन बार-बार इस परियोजना में होने वाली देरी के कारण इसे बंद कर दिया गया और नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह हमें एक इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट प्रदान करे। मतलब अभी तक क्या होता है कि कार्बन फाइबर हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण या फिर अन्य किसी के कारणवश यह परियोजना में बार-बार देरी होती रही और इसे वर्ष 2019 में बंद कर दिया गया। ऐसी जानकारी संसद के पटल पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने दी है। चलिए आगे चलते हैं। युवा पहल से संबंधित है। युवा पहल क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD और यूनाइटेड नेशंस ने एक MOU साइन किया है या फिर एक इंटेंट पर या फिर एक एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं, जिसके तहत हमारे देश की रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए एक परियोजना शुरू की जाएगी, जिसका नाम युवा दिया जाएगा। तो किस-किसने ये शुरू किया है? तो MORD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। और इस पहल को नाम क्या दिया गया है? युवा नाम दिया गया है।
तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। और कौन-कौन सी एजेंसीज़ थी? MORD और यूनिसेफ। इसका उद्देश्य क्या था? हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और युवा सशक्तिकरण के लिए कार्य करना और साथ ही में उनको आर्थिक अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। एमिनेंट डोमेन सिद्धांत पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। एमिनेंट डोमेन सिद्धांत से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय किससे संबंधित है? तो इसका जो निर्णय है वह ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों से संबंधित है। थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो एमिनेंट सिद्धांत या फिर एमिनेंट डोमेन सिद्धांत क्या होता है? तो के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि अगर सरकार ने पब्लिक उपयोग के लिए या सरकारी उपयोग के लिए कोई जमीन खरीदी है या फिर जमीन का एक्विजिशन किया है, लैंड एक्वायर करी है, तो फिर उस जमीन को या फिर उस लैंड को वापस से किसी थर्ड पार्टी क्लेम के माध्यम से किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें यह निर्णय लिया गया है कि एक बार किसी लैंड का एक्विजिशन अगर पब्लिक यूज के लिए हो चुका है तो वापस किसी भी रिट के माध्यम से या फिर किसी कोर्ट के केस के माध्यम से उस जमीन को वापस से किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंडिविजुअल को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस एमिनेंट डोमेन के सिद्धांत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह अपना फैसला सुनाया है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए एनसीवीईटी की मान्यता से संबंधित प्रश्न है। एनसीवीईटी ने किस संस्थान को अवार्डिंग बॉडी के रूप में मान्यता दी है? तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो एनसीवीटी होता है वो क्या होता है? एनसीवीईटी एनसीवीईटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसकी स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी और यह एक रेगुलेटरी बॉडी है। किस चीज के लिए? हमारे देश में टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए एक ये रेगुलेटिंग बॉडी है। वो कौन है? एनसीवीईटी। और एनसीवीईटी ने हाल ही में एनआईएसडी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस को अपनी अवार्डिंग बॉडी के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। जीसैट 18 संचार उपग्रह से जुड़ी मुख्य समस्या क्या है? तो अब देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से संबंधित फिर से एक जानकारी सामने आई है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने हाल ही में अपनी चिंता जाहिर की है कि जो GSAT-18 सैटेलाइट है जो वर्ष 2016 में प्रक्षेपित किया गया था और उसके सभी ट्रांसपोंडर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सैटेलाइट है उसके जो ट्रांसपोंडर हैं उसमें से कुछ वर्ष 2027 तक अप्रयुक्त रहेंगे। इससे संबंधित कंसर्न्स, इससे संबंधित चिंताएं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने संसद के पटल पर जारी की गई है। तो जो GSAT-18 संचार उपग्रह है इसका प्रक्षेपण वर्ष 2016 में किया गया था संचार की सुविधाओं को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, लेकिन इसके कुछ जो ट्रांसपोंडर्स हैं वह वर्ष 2027 तक अप्रयुक्त रहेंगे। यह एक खबर सामने आई है। और आगे चलते हैं। हाँ, हरियाणा की सरकार ने चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी। तो हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट सारथी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकार ने हरियाणा की राज्य सरकार ने एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसके माध्यम से जो आम जनता है, जो राज्य के नागरिक हैं, उनको उनके तक सरकार की नीतियां
और सरकार की नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज वह आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना इस चैटबॉट का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। 15 करंट अफेयर्स को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए प्रतिदिन इस प्रकार के डेली करंट अफेयर्स लेके आएँ और आपको आपके साथ उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करें इन वीडियोस के माध्यम से। तो हम मिलते हैं जब तक एक अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।